हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट एंड आज का टॉपिक है हमारा टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं उसके क्या क्या टूल्स होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो क्या होता है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी हम देख चुके हैं कि एनालिसिस कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में। Financial statement are the result of accounting process which begins with the recording of transaction। देखो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट निकल के आता है रिकॉर्डिंग का वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी हमारी चीजें रिकॉर्ड हुई हुई होती है वो सारी चीजें होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को एंड देन क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द थर्ड प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, थर्ड प्रोसेस से रिलेट करते हैं। थर्ड प्रोसेस मींस समराइजिंग। ठीक है, सो समराइजिंग जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। द कॉमनली यूज टेक्निक्स आर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। सो ये है हमारे एनालिटिकल टूल जिससे हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। सो यहाँ पर हम कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस के बारे में देखने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखो कंपैरेटिव के नाम से समझ में आ रहा है क्या मतलब है यहाँ पर कंपैरेटिव का, कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना। सो कंपनी यहाँ पर क्या करती है, अपनी पोजीशन को अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कई साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके उनको कंपेयर करती है एक दूसरे से। ठीक है, इन एनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉलम फॉर मोर देन 1 ईयर्स पोजीशन, क्या करते हैं एक साल से ज्यादा की, मतलब एक से ज्यादा साल लेते हैं, उनकी पोजीशन चेक करते हैं और वर्किंग कैन बी ड्रॉन एंड फिगर में बी प्रोवाइडेड। उसमें जो भी फिगर्स दी हुई होती हैं उनको कंपेयर करते हैं, वो होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इन सच स्टेटमेंट द फिगर कैन बी शोन एट फॉलोइंग वैल्यू। देखो जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसमें फिगर्स कैसे गिवन होती हैं। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट मनी वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय वे ऑफ परसेंटेज, बाय वे ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो ये चार हमें वैल्यू गिवन है। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट मनी वैल्यू पर, या फिर इंक्रीज डिक्रीज शो किया होता है, या फिर हम परसेंटेज बेस पे करते हैं, या कॉमन साइज स्टेटमेंट के बेस पे करते हैं। टू कंपैरेबल यूनिट्स कैन बी कंपेयर्ड रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो यहाँ पर क्या है कि दो यूनिट्स हमने ले ली, कोई सी भी दो यूनिट ले ली एंड उससे फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग उनको कंपेयर करते हैं। द डेटा फर्स्ट बी प्रॉपरली सेट बिफोर कंपैरिजन इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिफॉर्मिटी इज एसेंशियल। सो देखो जब हम कंपेयर कर रहे हैं वहां पर जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी डेटा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सेट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली सेट होना चाहिए कंपैरिजन से पहले, तभी हम उसको सही तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। और जब हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं देन उसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कई सालों के हमने ले लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वो होता है हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन हम देखेंगे कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट को आपको किस तरीके से बनाना है, एसेट लायबिलिटीज गिवन होती है एंड यहाँ पर आपको गिवन है 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2006, 2 ईयर गिवन है। 2005 यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर है एंड 2006 यहाँ पर करंट ईयर है। यहाँ पर एक कॉलम हमें बनाना होता है इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट, जो भी इंक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज हुआ है, देन उसकी परसेंटेज निकालते हैं। लास्ट कॉलम परसेंटेज का होगा। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हम ले लेते हैं एसेट में कैश हमें गिवन है
2005 में 240 एंड 2006 में गिवन है 80 का, ठीक है। सो अब देखो 2005 में 240 का था एंड 2006 में 80 का हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 240 से 80 तक आ गया, यानी कि डिक्रीज हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ, 160 का, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा 160 किस में आ गया, माइनस में आ गया। डिक्रीज हुआ अमाउंट, डिक्रीज होगा माइनस में आ जाएगा, इंक्रीज होगा प्लस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो देखो 160 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, जो इंक्रीज डिक्रीज है अपॉन जो बेस ईयर है, बेस ईयर यहाँ जिससे कंपेयर कर रहे हैं 2005, ठीक है। सो 2005 में वैल्यू कितनी गिवन है, 240, सो अपॉन 240 एंड परसेंटेज जब निकालेंगे तो इनटू 100। अब जब इसकी परसेंटेज निकालोगे देन ये आ जाएगा आपका 66%, ठीक है। सो ये आ गया हमारा परसेंटेज 66% एंड निगेटिव में आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वैल्यू जो आई थी वो माइनस की आएगी। सो इस तरीके से हम सारे जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उनको जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रहा है उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देन है यहाँ पर हमारा इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट का किस तरीके से निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट का भी इसी तरीके से गिवन है, आपको सारी चीजें पर्टिकुलर्स गिवन है एंड देन यहाँ पर ईयर का कॉलम है, देन उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज है एंड परसेंटेज, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 2005 बेस ईयर है एंड 2006 करंट ईयर है। 2005 में हमें नेट सेल गिवन थी 1370 एंड 2006 में ये इंक्रीज हो गई 1442। सो देखो इंक्रीज हुई है, इट मीन्स अमाउंट जो आएगा वो प्लस में आएगा। कितना आएगा, अब हम माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। सो माइनस करेंगे देन ये आ जाएगा हमारा 72, ठीक। तो 72 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पर अमाउंट प्लस में आ जाएगा 72। देन अब 72 इंक्रीज हुआ है, 72 की परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 72 अपॉन बेस ईयर कितना है 2005, 1370, ठीक है, एंड इनटू 100। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे देन आपकी परसेंटेज आएगी 5.25, ठीक है। सो ये परसेंटेज आ गई एंड यहाँ पर आ गया प्लस में वैल्यू परसेंटेज की। सो इस तरीके से निकालना है, बहुत ही सिंपल है। कंपैरेटिव जो भी स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये फॉर्मेट हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। एंड देन नेक्स्ट है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, financial statement that depict financial data in shape of vertical statement percentage are known as common size statement। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल डेटा को डिपिक्ट करते हैं इन शेप ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट। वर्टिकल मतलब इस शेप में जो बनाते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक, कॉमन साइज में। सच स्टेटमेंट प्रोवाइड रीडर विद वर्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं उसमें रीडर्स को एक वर्टिकल एनालिसिस मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का। Common size statement is one that shows the item appearing on its percentage form as well as dollar form। देखो कॉमन साइज में क्या होता है, परसेंटेज में शो होता है एंड डॉलर फॉर्म में शो होता है, ठीक है। सो कॉमन साइज हो गया, इसके भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। देन हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी है मान लो, ठीक है, अभी 2024 चल रही है, 24 चल रही है, उससे पहले 23, 22, ठीक है, 21। सो ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से साल में लॉस होता हुआ आ रहा है, वो देखते हैं, वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। अंडर द टेक्निक द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम फॉर वेरियस पीरियड्स आर कैलकुलेट फॉर कंपनी ओवर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम से 3 to 5 ईयर एंड देन वी कैन एनालाइज ट्रेंड हाईलाइट बाय द रेशियो। ट्रेंड एनालिसिस को किस तरीके से निकालते हैं, रेशियो के फॉर्म में निकालते हैं एंड जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं डेफिनाइट पीरियड में, ठीक है। इसमें हम लेते हैं 3 to 5, मतलब कई साल ले लेते हैं, 3 से लेके 5 साल, 6 साल, इस तरीके से हम कुछ ईयर ले लेते हैं एंड देन उसमें देखते हैं हम कि किस तरीके से ट्रेंड होता हुआ आया है एंड देन उसको एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर 3 ईयर्स हमें गिवन है, 23, 22, 21, इसका हम ट्रेंड देखेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन इन 3 फॉलोइंग वे। किस तरीके से होता है ट्रेंड एनालिसिस, 3 तरीके से होता है, ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशियो, ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन।
इन द स्टेटमेंट द परसेंटेज कॉलम आर मोर रेलिवेंट देन द फिगर। यहाँ पर जब हम जो कॉलम बनाते हैं उसमें जो हम फिगर्स लिखते हैं उससे ज्यादा रेलिवेंट रहता है परसेंटेज वाला, ठीक है। इट कंप्यूट द परसेंटेज चेंज फॉर डिफरेंट वेरिएबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे टाइम के लिए, देखो 3 से 5 साल ले रहे हैं, सो लंबे टाइम के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को परसेंटेज चेंज निकालना होता है। इसमें ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं, हम परसेंटेज चेंज कंप्यूट करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग पीरियड में निकालते हैं, 3 से 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरीके से हम ट्रेंड एनालिसिस निकालते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम ट्रेंड एनालिसिस किस तरीके से निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड परसेंटेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखो सबसे पहले बेस ईयर ले लेंगे, करंट ईयर तो जो हमारा चल रहा है वो वाला हो जाएगा, एंड देन प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे, ठीक है। असाइनिंग अ वेट ऑफ 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी परसेंटेज होती है वो टोटल कितनी होती है, 100%, ठीक है। सो इसलिए हम जो एवरेज वेटेज लेंगे वो कितना लेंगे, 100 लेंगे, टू बी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर, एंड एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम बेस ईयर एज शोन। जो बेस ईयर होगा उसमें जो हम परसेंटेज निकल के आएगी, जो भी चेंज निकल के आएगा उसको एक्सप्रेस करेंगे। सो इस तरीके से हम ट्रेंड एनालिसिस कंप्यूट कर लेंगे। देन ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, एंड इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ मैचिंग्स। सो यहाँ पर आपको मैचिंग्स गिवन है, मैच ग्रुप ए विद ग्रुप बी। सो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज हम किस में निकालते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है। इसमें आप देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किस में निकालते हैं, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में निकालते हैं। सो ए का हो जाएगा 3rd, ठीक है। देन सेकंड है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम पिछले साल को बेस ईयर ले लेते हैं, अर्लियर ईयर एज बेस ईयर, ठीक है। सो इसका हो जाएगा 4th, ठीक है, बी का 4th। देन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट नाम से समझ आ रहा है, शोज कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस शो करते हैं। सो सी का हो जाएगा 2nd, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बेसिस ऑफ कॉमन साइज एंड बैलेंस शीट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम 100 लेते हैं। देन डी का हो जाएगा 1st, ठीक है, डी का 1st। एंड देन नेक्स्ट है सेल 100, सेल इक्वल टू 100 बेसिस कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम में हमारी सेल्स आती है, ठीक है। सो इसमें हमारा हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट, एंड ई का हो जाएगा 6। देन लास्ट है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। सो इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ये कुछ मैचिंग है रिलेटेड टू द लेक्चर। आई होप आप लोगों के समझ आए होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू, एंड यहाँ पर हमारे एमसीक्यू है। फर्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो किसका टूल है, अभी हमने जो लेक्चर किया है वो किस बारे में किया है, टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे देन ऑप्शन आपको गिवन है वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो यहाँ पर गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपको जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या शो करता है, 1 ईयर परफॉर्मेंस, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस शो करता है। देन नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस इज अ टेक्निक टू एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो टेक्निक है वो किस चीज को एनालिसिस करती है, ग्रोथ ऑफ परफॉर्मेंस, चेंज इन परफॉर्मेंस, ट्रेंड इन परफॉर्मेंस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेंड इन परफॉर्मेंस। ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है, ट्रेंड परफॉर्मेंस को चेक करता है, एनालाइज करता है। Earliest year has to be considered as base year, the value of which taken as 100। देखो अर्लियर ईयर इसका भी हमने मैचिंग में भी किया है कि जो हमारे पिछले ईयर होते हैं उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है। सो पिछले ईयर को बेस ईयर किस में मानते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ट्रेंड एनालिसिस में हम जो अर्लियर ईयर होते हैं उनको हम बेस ईयर मान लेते हैं। एंड देन लास्ट है इंटर-फर्म कंपैरिजन बिकम मिसलीडिंग व्हेन टू डिफरेंट फर्म्स फॉलोज। देखो इंटर-फर्म कंपैरिजन जब कोई फर्म इंटरनली कंपेयर करती है देन वो मिसलीडिंग कब हो जाता है, जब कोई दो फर्म जो है वो फॉलोज करती है। क्या फॉलो करती है, सेम पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसी, सेम अकाउंट सिस्टम या फिर सेम प्रोसीजर। सो यहाँ पर जब दो फर्म डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करती है देन जो कंपैरिजन होता है वो मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू द लेक्चर। एंड आज की वीडियो में हमने पढ़ा टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होते हैं टूल्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।